फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ल्यूकेमिया के बारे में। आपको पता होगा ये चर्चा में क्यों है अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो। भारत में बच्चों में होने वाले कैंसर में ल्यूकेमिया सबसे आम प्रकार है। इसका उल्लेखनीय प्रतिशत 15 वर्ष से कम आयु का है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे द हिंदू ने भी इस न्यूज़ को कवर किया था अपने हेल्थ वाले पेज पे। आखिर ल्यूकेमिया क्या है? यह है WBC कोशिका का कैंसर, यानी कि श्वेत रक्त कोशिका का कैंसर। आपको पता होगा जो श्वेत रक्त कोशिका है वो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती है। दूसरा इसका जो मेन पॉइंट है वो होता है अस्थि मज्जा से इसकी शुरुआत होती है। अस्थि मज्जा यानी कि जहाँ पे हमारी रक्त कोशिकाएँ बनती है, और जब इसकी शुरुआत होती है तो जो वहाँ की रक्त कोशिकाएँ होती हैं तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाती है। शरीर के रक्त बनाने वाले ऊतकों का कैंसर के रूप में भी इसे जाना जाता है, और इसमें अस्थि मज्जा और लसिका प्रणाली भी शामिल है। अस्थि मज्जा, जैसे आपको अभी बताया मैंने, रक्त कोशिका का निर्माण करने वाली एक ऊतक है। इसके अलावा जो लसिका है उसमें उसका जो मेन काम होता है, जैसे कि बाहर से कोई सूक्ष्म जीव या फिर कार्बनिक अपशिष्ट है तो उनको बाहर ही रखने देता है, मतलब उसके खिलाफ लड़ाई करने के लिए, मतलब अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। और द्रव संतुलन में भी ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं ल्यूकेमिया के मुख्य प्रकार। पहला है तीव्र लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, यानी कि ALL। ये बच्चों में कैंसर का आम प्रकार है और ये वयस्कों में भी हो सकता है। वयस्क यानी कि जो 18 से ऊपर जा चुके हैं उनमें भी हो सकता है। तीव्र माइलॉइड ल्यूकेमिया AML वृद्धों में अधिक आम है और बच्चों को भी प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया यह वयस्कों में आम है और मध्य आयु के दौरान या उसके बाद हो सकता है। इसके अलावा क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया यानी कि CML वयस्कों में मध्य आयु के दौरान या उसके बाद होता है। यहाँ पे आप चारों ल्यूकेमिया की फोटोज देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कारण की। इसका जो कारण है अस्थि मज्जा कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन, और जो ये परिवर्तन होता है इसका कोई कारण ज्ञात नहीं है। अब हम बात करते हैं कुछ जोखिम कारकों की, जैसे लिंग। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज़्यादा होता है। आयु की बात करें तो वृद्धों को ज़्यादा प्रभावित करता है, और कुछ प्रकार के ल्यूकेमिया बच्चों में ज़्यादा होता है। और कीमोथेरेपी या विकिरण उपचार ल्यूकेमिया का कारण हो सकता है। जैसे पहले किसी को कैंसर हुआ होगा, उसने कीमोथेरेपी करवाई या फिर अपना विकिरण उपचार कराया, तो उसकी वजह से उनमें ल्यूकेमिया होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। इसके अलावा पारिवारिक रूप से, जैसे माँ पापा भाई बहन या फिर किसी भी फैमिली मेम्बर को अगर ल्यूकेमिया हो तो फिर उनसे भी ल्यूकेमिया होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर बात करें आनुवांशिक विकार की, पहला है ब्लूम सिंड्रोम। ब्लूम सिंड्रोम यानी कि एक ऑटोसोमल रिसेसिव आनुवांशिक विकार है जो कि छोटे कद, कैंसर, विकास संभावना, जीनोमिक अस्थिरता के लिए ज्ञात है। दूसरा है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम आपने पढ़ा भी होगा। ये 21वें क्रोमोसोम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है जो कि विकास की गति के साथ बौद्धिक विकास पर असर करती है, यानी कि उस चीज़ को रोक देती है। इसके अलावा है फैनकॉनिन एनीमिया। ये शरीर में कई हिस्सों को प्रभावित करती है, और अस्थि मज्जा की विफलता, शारीरिक असमानताएं, अंग दोष और कैंसर के लिए जिम्मेदार रहती है। इसके अलावा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये किसी भी पुरुष में अगर एक्स गुणसूत्र 1 से ज़्यादा हो तो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये किसी को विरासत में नहीं मिलता, बल्कि जैसे जब कोई मदर पेरेंट है, अगर गर्भधारण की बाद जो आनुवांशिक विकार उसकी बॉडी में देखने को मिलेंगे तो उस टाइम पे ये चीज़ होती है। इसके अलावा लेफ्रामिनी सिंड्रोम, ये प्रभावित माता पिता से TP53 जीन की एक असामान्य या उत्परिवर्तित प्रति विरासत में मिलती है, और उसके कारण लेफ्रामिनी सिंड्रोम होता है। इसके अलावा एक और होता है विस्कोट एलरिच। इसमें क्या होता है कि कोई भी बच्चा होता है तो उसकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, यानी कि जो बाहर से रोगों से लड़ने की उसकी बॉडी की क्षमता है वो अपने आप कम हो जाती है। अब हम बात करेंगे कुछ रासायनिक संपर्क की। जैसे पेट्रोलियम उद्योग में कुछ लोग बेंजीन के बहुत ज़्यादा संपर्क में रहते हैं, तो उससे क्या होता है, ल्यूकेमिया का खतरा बढ़ जाता है। और जैसे वियतनाम युद्ध में एजेंट ऑरेंज नाम का एक रसायन प्रयोग किया गया था, जिससे संपर्क में आने पर भी इसकी संभावना बढ़ जाती है।
इसके अलावा जैसे विकिरण से भी हो सकता है। इसका उदाहरण आप देखेंगे, जैसे जापान में जो परमाणु बम का अटैक हुआ था, तो उसमें जो विकिरण उत्पन्न हुई थी, तो उसके संपर्क में जो लोग आए उन सभी में ल्यूकेमिया देखने को मिला था। अब हम बात करते हैं लक्षणों की। कमजोरी, थकान, असामान्य चोट, आसानी से खून बहना, पेटिकिया यानी कि त्वचा में कुछ लाल, नीले और बैंगनी धब्बे दिखाई देने लगते हैं जो स्किन कलर से बिल्कुल डिफरेंट होता है। पीली त्वचा, बुखार और कंपी वाली ठंडी, गंभीर संक्रमण होते हैं और बार बार बीमार होते हैं। हड्डियों और जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, वजन घटना अपने आप और रात में बहुत ज़्यादा पसीना आना और सांस लेने में तकलीफ होना, लिम्फ नोड यानी कि यकृत प्लीहा या टॉन्सिल में सूजन आना। इसके बाद हम बात करते हैं इसके संबंधित निदानों की। शारीरिक परीक्षण जैसे चोट के निशान, मसूड़ों से खून आना, बुखार, लिम्फ नोड आदि का परीक्षण समय समय पर करवाते रहना चाहिए। पूर्ण रक्त गणना से रक्त कोशिकाओं की संख्या और परिपक्वता को जाना जा सकता है। इसके अलावा फ्लोसीटोमीट्री और परिधीय रक्त स्मीयर परीक्षण के माध्यम से भी इसका निदान किया जा सकता है। इसके अलावा अस्थि मज्जा बायोप्सी ल्यूकेमिया और अन्य परिवर्तनों की जांच करता है। लंबर पंक्चर टेक्निक का आपने नाम सुना होगा। तो ये क्या देखता है कि ल्यूकेमिया तंत्रिका तंत्र में फैला कि नहीं। इसके अलावा इमेजिंग परीक्षण जैसे सीटी स्कैन, एक्सरे आदि। अब हम बात करते हैं इसके उपचार की। कार्टी सेल थेरेपी और इम्यून थेरेपी, कीमोथेरेपी, विकिरण चिकित्सा, स्टेम सेल प्रत्यारोपण, लक्षित चिकित्सा दवाओं और अन्य पदार्थों के उपयोग में विशिष्ट कैंसर कोशिका पर हमला करता है, और सर्जरी। स्टेम सेल का आपको पता होगा, जैसे बोन मेरो से या फिर कोई एम्ब्रियोनिक सेल से एक टिश्यू लिया और उसको प्रत्यारोपित करके फिर वहाँ पर एक न्यू ऑर्गन मतलब जेनरेट करवाया जाता है, कुछ ऐसा होता है इसका। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। PDF मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है, और क्लासेस अपडेट एंड PDF के लिए आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स।